सर फरवरी शुरू हो गया, बल्कि मिड तक आ गया, और फरवरी हमें बहुत सी यादें देकर गया है कुछ साल पहले, एक दो साल पहले बल्कि। तो आप किस तरह देखते हैं, बालाकोट स्ट्राइक हुई और फिर जैसे आपका जो पायलट था वापस किया गया, लेकिन एक चीज सर जो यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं समझ आ रही, कि कहा गया कि 300 के करीब लोगों को मारा गया, या जो टेररिस्ट है वट एवर, तो सर बॉडीज नहीं मिली, बॉडीज कहीं दिखाई नहीं गई। तो यहाँ पे लोग आप हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि जी दरख्त गिराए थे, कौवे मारे थे, और आपके यहाँ से कहा गया नहीं हमने तो 300 के करीब टेररिस्ट मारे हैं। तो सर ये इस तरह की जो है वो कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों है दोनों गवर्नमेंट्स की? आरजू, हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर पेड़ ही गिरे थे तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी पाकिस्तान को कि वो हमारी एयर स्पेस एंटर करके और अपनी तरफ से वो काउंटर अटैक किया था, जिन्होंने वो करते क्या जरूरत थी? क्योंकि उनको मालूम था कि एस्केलेट हो सकता है। तो अब जो, और मैं तो ये 300 की फिगर तो मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ही फौज के अजीज एक डिप्लोमेट हैं विलाली, जिन्होंने कि अभी कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट दी थी कि 300 से ज्यादा दहशतगर्द वहां पर मारे गए थे। तो ये तो आपके खेमे से ही, और वो भी खासकर फौज के खेमे से आ रही है खबर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कंफ्यूजिंग खबर है ये? लेकिन सर आप क्या देखते हैं, हमने उससे क्या सीखा, आपने उससे क्या सीखा, कहाँ हम आगे बढ़े, कहाँ हमने उस तरह की चीज़ों को रोकने की कोशिश की? एफएटीएफ में भी हम फंसे हुए हैं, और हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम उसके ऊपर काम करें। हाफिज सईद को बंद किया गया, उस तरह की कई जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पर बैन लगाया गया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और इसके ऊपर काम कर रहा है? आरजू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक को एक लैंडमार्क लेना चाहिए, और लैंडमार्क ये था कि भारत ने ये साफ कर दिया कि हमारी जो टॉलरेंस फॉर टेरर है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम आपके ठिकानों के ऊपर भी, आप जो आतंकवाद के ठिकाने हैं, आपके नहीं, आतंकवाद के ठिकाने हैं, उनको आके हम ठोक सकते हैं, चाहे कहीं भी हो। ये एक मैसेज था जो भारत ने दिया था पाकिस्तान को और दुनिया को, और उसका असर भी पड़ा है। आप देखेंगे उसके बाद टेरर इंसिडेंट्स काफी कम हो गए हैं। बातचीत होती रहती है, अफवाहें फैलती रहती हैं, दोनों दोनों कंट्री अभी मेंटेन कर रहे हैं कि टेररिज्म है, पर टेररिज्म में काफी हद तक कमी आई है, इसमें हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान को जो चाहिए था, इसके बाद एक बहुत सुनहरा मौका था पाकिस्तान के पास, क्योंकि जैसा आपने खुद कहा, एफएटीएफ की तलवार लटक रही है, इकोनॉमी डॉलरम्स में है, सऊदी अरेबिया यूएई आपके साथ नाराज हैं, चीन भी वापस कर्ज मांग रहा है, और अमेरिका ने भी कल एक दो कड़ी बातें आपको सुना दी हैं। तो ये सब चीजें, एक मौका था पाकिस्तान के पास कि वो अपने आप को टेररिज्म से अलग करते और खींचते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो उसी दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान टेररिज्म को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करना बंद कर देगा। मुझे लगता है इसके पीछे पाकिस्तानी फौज की कमजोरी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को आसान खिलौना मिल गया हुआ है, दहशतगर्द, प्रॉक्सी फाइटर्स फॉर देम। वो सोचते हैं कि जब ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों लड़ाई के मैदान में जाए और हम क्या करें, और इसके लिए वो जो दहशतगर्दी को अलग करना चाहिए पाकिस्तान से, उसको नहीं करने दे जाते हैं। और दूसरा बड़ा कारण जो है, जो मेरी नजर में है, वह नार्को टेररिज्म। क्योंकि नार्को टेररिज्म से जिस प्रकार फाइनेंसिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खजाने को भी फायदा पहुंचाती है। तो ये सारी चीजें साफ जाहिर करती है कहीं ना कहीं पे अभी भी दिमाग के अंदर कुछ ऐसी फितूर है जो आपको, या आपकी लीडरशिप को, भारत और पाकिस्तान को नजदीक नहीं आने दे रहा, जैसा कि अवाम चाहती है। लेकिन सर अगर हम देखें तो टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया इससे इस पे है और इससे अफेक्ट हो रहा है। चाहे अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान से हमारे यहाँ लोग दाखिल होते हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, और दहशतगर्दी एक आइडियोलॉजी का इशू बन चुका है। जिहादी टेररिज्म, पैन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, आप कुछ भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं पे जब आइडियोलॉजिकल इशू बन चुका है, अगर आप इस आइडियोलॉजिकल इशू को
खत्म करना चाहते हैं तो आपको आइडियोलॉजिकली ही करना पड़ेगा। सबसे पहले माहौल तैयार करना पड़ेगा। जो एक इस्लामोफोबिया का माहौल पाकिस्तान तैयार कर रहा है वो गलत है, उससे सुधार नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। पाकिस्तान में जो है वो एक मजहबी जुनून जो है वो बहुत बड़ा है ज़िया-उल-हक के बाद से, बल्कि ज़िया-उल-हक के टाइम से, और इससे पहले थोड़ा सा भुट्टो के टाइम में भी था, लेकिन ज़िया-उल-हक ने बहुत ज्यादा उस चीज को फैलाया। तो आपको लगता है कि इमरान खान लगते तो मॉडर्न से बंदे हैं, लेकिन अब पता नहीं वो भी तस्बीह घुमाते रहते हैं, तो ये कि आपको लग रहा है कि आगे कोई जनरेशन जाके कोई नई गवर्नमेंट्स आकर कुछ इसको बेहतर कर पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान जो रहा है मैं कहता हूँ पकड़ जो पाकिस्तान में रही है वो मुल्ला मौलवी मिलिट्री की रही है। ये मुल्ला मौलवी मिलिट्री का जो ट्रायो है ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो, अवाम एक हो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो उनकी जो चौधरीपन है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तो कहता है कि पाकिस्तान आर्मी तो ये कहती है कि इंडिया इज ए क्विंटेंशियल थ्रेट। भाई, भारत ने कब ऐसी बात कही है? हम तो चाहते हैं, हमारी तो पॉलिसी रही है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नेबर्स। हम तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जो हमारी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है वो यही कहती है, नहीं, वी वांट ए स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, बिकॉज फैब्रिकेटेड पाकिस्तान और फ्रेगमेंटेड पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अफसोस ये है कि आपने तो अपना अलग वतन ले लिया मजहब के नाम के ऊपर, और उस वतन को वतन के तौर के ऊपर अब नहीं चला सके। बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, आज भी पाकिस्तान के अंदर लोग बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी कुछ नहीं अभी तक बनी है। बलूचिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेके वो लोग कहते रहते। आज भी इवन मैं जा नहीं सकी, लेकिन प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मिसिंग पर्संस के लिए वहां के बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, जो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, और कोई गवर्नमेंट उसको नहीं देखती कि वहां से जो मिसिंग पर्संस हैं उसकी फैमिलीज की क्या हालत होती है। सर, हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हर पॉलिटिशियन आके या हर गवर्नमेंट आके कहती है कि जी कश्मीर के जब तक सोल्यूशन ना हो जब तक भारत से बात नहीं हो सकती, लेकिन एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो कहता है कि कश्मीर इशू को चलाते रहो जैसे चलाना है, लेकिन बाकी चीजों पे बात हो, और ट्रेड होनी चाहिए, आना जाना होना चाहिए, टूरिज्म होनी चाहिए। तो आप इस चीज को कहां तक सही समझते हैं? देखिए, इसमें तो मेरी राय बिल्कुल साफ है। कश्मीर आपका कभी ना था ना कभी होगा।